जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। अब तक हमने क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड समाजवाद एवं साम्यवाद को पढ़ा है, जिसमें अभी तक हमने कुछ प्रसिद्ध यूटोपियन समाजवादी विचारकों के विचारों को जाना है, जिसमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लाच, चार्ल्स फैरियर इत्यादि आते हैं। अब हम एक प्रसिद्ध और अद्भुत व्यक्तित्व वाले वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों को जानेंगे और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय को देखेंगे। जब कार्ल मार्क्स का जो समय था वो 19वीं शताब्दी का समय था, और उस वक्त जो श्रमिक वर्ग था उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। और उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि श्रमिकों को सिवाय उनकी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात श्रमिकों के पास उनकी बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये उनका एक फेमस कथन है, और इससे यह साफ साफ प्रतीत होता है कि उस वक्त मजदूरों की जो श्रमिक वर्ग थे उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी। उनके पास ना कोई धन था, ना कोई सम्मान था, ना कोई इज्जत प्रतिष्ठा थी जिसको उनके पास खोने का डर रहे, सिवाय इस चीज की कि उनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां हैं। और भी इनके कई सारे विचार हैं, कथन है, जो उस समय के जो श्रमिक वर्ग थे उनके दयनीय स्थिति को दिखाते हैं। तो हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को थोड़ा देखते हैं। कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। राइन प्रांत का नाम इसका कुछ घटना का विवरण हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है, जो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। इसको आप कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या किस ये पे हमने राइन प्रांत का नाम लिया था, उसका वर्णन पढ़ा था। इनका जन्म तो हो गया ये 5 मई 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स, और ये एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। ये यहूदी परिवार अर्थात इनका जो धर्म था वो यहूदी धर्म था। और उस वक्त यहूदी धर्म में बहुत ही सारी, देखते हैं कितनी सारी विकृतियां आ गई थी। इसलिए जो इनके पिताजी थे हेनरिक मार्क्स, वो धर्म परिवर्तन कर लिया और यहूदी धर्म को छोड़ के इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। अर्थात पहले जो कार्ल मार्क्स थे वो यहूदी धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में मतलब कार्ल मार्क्स की फैमिली यहूदी धर्म को मानने वाली थी, और उसके बाद से उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने विधि की अपनी जो पढ़ाई थी वो बोन विश्वविद्यालय से पूरा की। इन्होंने विधि की शिक्षा, विधि अर्थात कानून, इन्होंने कानून की शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जो जर्मनी का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। और उसके बाद से इन्होंने 1936 ईस्वी में मतलब बोन विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी। उसके बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय में आ गए। उसके बाद से 1936 ईस्वी में ये अपनी पढ़ाई के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में आ गए। उसके बाद से मतलब ये खुद भी एक विचारक थे, और विचारक बनने वाला व्यक्ति
कई सारे लोगों के विचारों को पढ़ता है और समझता है। तो ये भी वैसे भी कार्ल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बुक्स को पढ़ा था। और इसलिए वो बुक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसी के द्वारा लिखे गए बुक को पढ़ेंगे। तो इन्होंने हीगल, जो जर्मनी के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे, हीगल हीगल इनका जिक्र भी हमने चैप्टर फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद में हीगल का भी आता है कि उन्होंने जर्मनी के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हीगल के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। फिर थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के विचारों से भी कार्ल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। मॉन्टेस्क्यू के बारे में हमने क्लास 9 में चैप्टर थर्ड फ्रांस की क्रांति में पढ़ा है कि मॉन्टेस्क्यू फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे। और उन्होंने एक बुक लिखा था विधि की आत्मा, जिसमें उन्होंने सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का वर्णन किया था। तो मॉन्टेस्क्यू के विचार से भी कार्ल मार्क्स बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। और एक और दार्शनिक आते हैं रूसो। रूसो जिनको फ्रांस की क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और रूसो के विचार से भी कार्ल मार्क्स बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। रूसो की बुक का नाम था सामाजिक संविदा। और इसमें उन्होंने जनता की इच्छा पे ज्यादा बल दिया था। और रूसो जो थे वो जनतंत्र के समर्थक थे, जबकि जो मॉन्टेस्क्यू थे वो राजतंत्र को भी संवैधानिक तरीके से लाना चाहते थे। अर्थात मॉन्टेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे, लेकिन वही रूसो प्रजातंत्र लोकतंत्र के पक्षधर थे। और ये मॉन्टेस्क्यू और रूसो दोनों ही फ्रांस के दार्शनिक थे, अर्थात ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये तो हो गया। उसके बाद से इनकी शादी हो गई 1836 विश्वविद्यालय 1836 में गए थे, गलती से 90 हो गया था। और उन्होंने 1843 ईस्वी में विवाह किया। और इन्होंने शादी इनकी एक बचपन की मित्र थी जैनी से इन्होंने विवाह किया। उसके बाद से विवाह के बाद ये जो कार्ल मार्क्स थे वे अपने जो भी उनकी सोच थी, विचार थी, उसको जर्मनी में सक्रिय रहना चाहते थे। लेकिन कोई भी बहुत ही ज़्यादा उनको वहाँ प्रॉब्लम होता था पॉलिटिकल रूप से भी। कोई भी उन्हें उतना सक्रिय जो पार्टियां थी वो सक्रिय नहीं रहने देती थी। इसलिए उन्होंने जर्मनी का त्याग करना पड़ा, जर्मनी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ रहकर वे अपने विचारों को नहीं प्रकट कर पा रहे थे, जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने 1844 ईस्वी में जर्मनी को छोड़ दिया और फ्रांस में चले आए। फ्रांस में पेरिस में चले आए। फ्रांस के पेरिस में ये चले आए 1844 ईस्वी में। और वहां पे इनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। और फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जब से ये मिले उसके बाद से जीवन भर ये साथी रहे और जीवन भर साथ में ही कार्य को किया। इसके बाद से इन कार्ल मार्क्स और जो कार्ल मार्क्स थे उस वक्त आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर थे, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही अच्छी नहीं थी। और जो फ्रेडरिक एंगल्स आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छे थे। तो कार्ल मार्क्स अपने विचारों को लाते और उसको जन जन तक फैलाने में आर्थिक रूप से जो भी मदद करना पड़ता था, जो भी आर्थिक मदद चाहिए था वो फ्रेडरिक एंगल्स उसे पूरा करते थे। इनके मित्र का नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स स्वयं भी एक विचारक थे। और उसके बाद से ये दोनों लोग मिलकर 1844 ईस्वी में एक पत्र लिखा जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी
घोषणा पत्र। इन्होंने 1844 ईस्वी में एक पत्र लिखा जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र, और ये 1844 ईस्वी में पब्लिश भी हो गया। और ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, इसका इसको समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। समाजवाद का जनक। इनका जो घोषणा पत्र था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो संयुक्त रूप से जो साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखे थे, उससे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद से ये साथ में काम करते रहे। इसके बाद से कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस बुक है दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में पब्लिश हुई। दास कैपिटल। दास कैपिटल 1867 ईस्वी में पब्लिश हुई, और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि बाइबिल क्या है। बाइबिल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है बाइबिल, और विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला कोई ग्रंथ है, कोई बुक है, तो बाइबिल ही है। विश्व में सबसे ज्यादा बाइबिल, पर उसके बाद से पंचतंत्र जो हमारे भारत में लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, उस पंचतंत्र को पढ़ा जाता है। और उसके बाद से इन्होंने और इनका निधन जो हुआ 1883 ईस्वी में हो गया। 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये तो उनका सामान्य जीवन पर चला। अब हम इनके इनके कुछ सिद्धांत और इन्होंने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्क किए उसको देखेंगे। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। ये हमने पहले ही देख लिया था। कार्ल मार्क्स के ने उनके पांच शुद्ध सिद्धांत आते हैं। इसमें पहला है द्वंद्वात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्य की मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा है राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना। और इनका एक और सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इनका राजनीतिक सिद्धांत समाजवादी, मतलब ये समाजवादी विचारक थे। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राजविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हम अभी 10 क्लास में तो इन सबका डिस्क्राइब नहीं मिलता है। इन सबको सिर्फ नाम दे दिया गया है। आगे की क्लासों में हम इसका पूरा वर्णन डिटेल से पढ़ते हैं। बस एक का थोड़ा सा वर्णन मिलता है हमें अपने बुक में।
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है कि जब से मानव प्रजाति को समझदार हुई, समझने वाली, तब से उत्पादन के जो साधन थे उस पे हमेशा ही एक दूसरे से झड़प चलते आया है, जिसमें एक वर्ग तो मालिक वर्ग रहा है, पूंजीपति वर्ग रहा है, मतलब एक उद्योगकर्ता वर्ग रहा है, और दूसरा उसमें श्रमिक वर्ग रहा है। परंतु इन दोनों में उत्पादन के साधन पर स्वामित्व को लेकर हमेशा ही युद्ध चलते रहे हैं, निरंतर एक दूसरे से संघर्ष चलते रहा है। और इसके अनुसार, मतलब इसी ये के अनुसार उन्होंने 6 भागों में पूरे इतिहास को बांटा है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे इतिहास को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिम सामंतवादी साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, इन्होंने सबसे प्राचीन जो युग अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में सबसे प्राचीन युग को जिसे माना है वो है आदिम साम्यवादी युग। उसके बाद से दास्ता युग, उसके बाद से दास्ता का युग। तीसरा था सामंती युग, सामंती युग, अर्थात पहले लिख लेते हैं उसके बाद से समझेंगे। 14 था पूंजीवादी युग। 5वां है समाजवादी युग। और 6वां इनके अनुसार मतलब अभी आने वाला था, वो है साम्यवादी युग। साम्यवादी युग, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरे इतिहास को 6 भागों में बांटा। सबसे पहला आदिम साम्यवादी युग। उस वक्त में हम अपने इतिहास में पढ़ते भी हैं तो देखते हैं कि कोई उस समय राज्य नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, सभी अपने जितना काम को कर जितना वो शिकार किए उतना वो खाएंगे, उतना वो पिएंगे। इस तरह से आदिम समाजवादी युग में सभी स्वतंत्र थे, सभी अपने आप पे निर्भर थे। लेकिन दास्ता के युग, उसके बाद से दास्ता के युग में एक वर्ग जो दूसरे वर्ग पर दूसरे वर्ग को अपना दास बना लिया, तो उसको उन्होंने दास्ता का वर्ग युग का। उसके बाद सामंती युग, जो जब राजा होते हैं और उनके अंडर में जो कुछ क्षेत्र को कुछ जमींदारों को दे दिया जाता है, जिसे सामंत कहा जाता है। उसके बाद से ऐसी प्रथा चलने लगी तो उसको उन्होंने सामंती युग कहा। उसके बाद से आया पूंजीवादी युग, जिसमें जो पूंजीपति लोग थे वो वर्चस्व में थे। उसके बाद से समाजवादी युग आया, जिसमें राज्य की स्थापना होती थी। और अब इनका मतलब ये अपने प्रयासों से ऐसा चाहते थे कि वर्ग विहीन और समाज विहीन राज्य की स्थापना हो। तब उन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट आएगा वो साम्यवादी युग आएगा, जिसमें ना कोई वर्ग होगा ना कोई राज्य होगा। लेकिन इसका पूर्णतः हमें नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ निजी संपत्तियां भी होती है और कुछ सरकारी संपत्तियां भी होती हैं। ये तो उनके सिद्धांत हो गए। अब इनके कुछ कार्यों को देखते हैं। 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य था कि जो भी निम्न वर्ग हैं उन मतलब उत्पादन के साधन उस पर व्यक्तिगत लोगों का स्वामित्व हो, अर्थात जो भी उत्पादन के साधन है उस पर सिर्फ बड़े लोगों, सिर्फ पूंजीपति लोगों का नहीं, बल्कि सभी लोगों का बराबर बराबर स्वामित्व होना चाहिए।
और उनको लगता था कि व्यक्तिगत स्वामित्व के द्वारा ही हम श्रमिकों की स्थिति को सुधार भी सकते हैं। और ये जो संघ था, उनका जो उद्देश्य था वो पूंजीवाद को समाप्त कर देना था, पूंजीवाद का विनाश कर देना था, जिससे एक साम्यवादी शासन की स्थापना हो, साम्यवादी समाज की स्थापना हो। उसके बाद से जब इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई तो इसकी उद्घाटन होता है, किसी भी चीज़ की स्थापना की जाती है। तो जब इसकी स्थापना हुई और उद्घाटन हो रहा था तो उद्घाटन में बहुत सारे लोग आए थे। और जाहिर सी बात है, ये जब श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक वर्ग के ही लोग आएंगे। और तब उन्होंने अपने भाषण के द्वारा उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था कि अगर आप अपना भला करना चाहते हैं तो आप स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ही अपना भला कर सकते हैं। आप अपनी मुक्ति का द्वार स्वयं अपने ही प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, न कि दूसरों पर निर्भर रख के। इसलिए इसके लिए मतलब स्वयं कार्य करने के लिए, जो भी व्यवस्था चल रही है उसके विरोध आंदोलन करने के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे कि आप स्वयं ही सारे प्रयत्न करिए, क्योंकि और कोई कुछ देने वाला नहीं है। उनके एक वाक्य को हमारे बुक में भी दिया गया है कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से ये जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ उसमें एक बहुत ही नारा बुलंद हुआ, एक नारा बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, जन जन तक पहुंचा कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अर्थात व्यक्ति कर्तव्य करे तभी उनको अधिकार भी मिलना चाहिए, और यदि उसके पास अधिकार है तो उसको चाहिए कि वो कर्तव्य भी करे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये नारा बुलंद हुआ। उसके बाद से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो संघ हुई की स्थापना हुई वो 1889 ईस्वी में हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वक्त जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ उसमें संघ की स्थापना हुई, उसमें कार्ल मार्क्स नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, लेकिन 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, जबकि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विश्व के कई क्षेत्रों के लगभग 400 प्रतिनिधि शामिल थे। 400 प्रतिनिधि शामिल थे। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसमें 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल थे। और इसमें इसी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, और अभी भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये निर्णय लिया गया, और उसके बाद से उसके 1 वर्ष बाद 1 मई 1890 ईस्वी में संपूर्ण यूरोपीय, अमेरिकी और इत्यादि अन्य जगहों के श्रमिकों ने हड़ताल किया कि उनकी स्थिति में सुधार लाई जाए। मतलब हड़ताल के द्वारा ही वे अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी आया कि उस वक्त हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद थी तो विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए। समानता का जो भाव है वो भी बहुत ही प्रखर हुआ। इस तरह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के ये परिणाम निकल के आए। ये तो हमने देख लिए कि कार्ल मार्क्स के द्वारा किए गए कार्य। अब हम जानते हैं कि समाजवादी जो समाजवाद को लागू करने वाला सबसे पहला राष्ट्र रूस था। रूस में बहुत सारी क्रांति के पश्चात समाजवाद लागू हुआ। अगले पार्ट में हम देखेंगे रूस की जो समाजवादी क्रांति हुई, रूस में जो क्रांति हुई उसके बारे में। डेट्स ऑल। जय हिंद।